नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत की न्यायपालिका और पिछली जो क्लास इसमें हुई थी इसमें मैं आपको अनुच्छेद 130 तक तो शायद लिखा चुका था सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ तक लिखा चुका था? लिखाया 128 तक था, अनुच्छेद 128 तक, ठीक है। और फिर मैंने आपको समझा दिया था अनुच्छेद 124(1) और 124(2) कॉलेजियम सिस्टम को मैंने आपको समझा दिया था। पिछली क्लास में हुआ कॉलेजियम सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ी परीक्षाओं में इस पर खासकर सवाल पूछे जाते हैं डेप्थ में, और छोटी परीक्षा में तो सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम व्यवस्था कब अस्तित्व में आई, इस तरीके से। तो हमारे भाई यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारस पर आपका स्वागत है। और एक नई इन्फॉर्मेशन, पहले हमारे ऐप का नाम होता था पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप, अब उसको तो रोक दिया गया है और ऐप का नाम भी रख दिया गया है पॉलिटी विद डी पारासर। तो ऐप भी पॉलिटी विद डी पारासर हो गया और यूट्यूब चैनल भी पॉलिटी विद डी पारासर हो गया। ऐप बन गया है, एक दो दिन में उस पर कंटेंट डाल दिया जाएगा और उसमें आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा और बाकी जो लोग जुड़ेंगे वो जुड़ जाएंगे। उसमें केवल हमने 2 ही कोर्स लॉन्च किए हैं कि एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, किसी भी परीक्षा के लिए, कंट्री में होने वाली कोई भी परीक्षा, चाहे वो IAS है, PCS है, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, RAS, SSC, रेलवे, मतलब कोई भी व्यक्ति जो परीक्षा दे रहा है और भारतीय संविधान पढ़ना चाहता है, वो अच्छी तरीके से अगर पढ़ना चाह रहा है तो उसको वो एक कोर्स तो उनके लिए है। और एक कोर्स है नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, PGT, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, उस पर फिर चाहे ऑल इंडिया की कोई भी परीक्षा हो, दूसरा कोर्स उस पर है। सिर्फ ये 2 ही कोर्स रखे जाएंगे उस पर, क्योंकि ऐप का नाम भी पॉलिटी विद डी पारासर है, तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित वो ऐप रहेगा, ठीक है। तो मैंने जहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, सबसे पहले तो मैं उसका एक रिवीजन करा लेता हूँ आपसे, उसके बाद मैंने जितना आपको लिखा दिया था फिर उसको आज हम समझेंगे आज के हमारे वीडियो में। चलिए बताइए भाई, सबसे पहले हमने लिखा था न्यायपालिका, हम पढ़ रहे थे कि भारत की न्यायपालिका कैसी है भाई, एकहरी न्यायपालिका है। न्यायपालिका एकहरी है। जब आप भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़े होंगे तो एक शब्द पढ़े होंगे कि न्यायपालिका एकहरी है। एकहरी का मतलब क्या है यहाँ पर सिलेमट्री में? तो क्या एकहरी का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इसकी संरचना और इसका जो ढांचा है वह पूरे देश में एक ही सिस्टम के तहत है। जैसे व्यवस्थापिका दोहरी है, केंद्र की अलग और प्रांतों की अलग, कार्यपालिका दोहरी है, केंद्र की अलग प्रांत की अलग, ऐसे न्यायपालिका दोहरी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि साहब सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र की संस्था है और हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय राज्यों में पाए जाते हैं इसलिए राज्यों की संस्थाएं हैं, ये गलत है। इन हाई कोर्ट या उच्च न्यायालयों की भौतिक स्थिति राज्यों में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भौतिक स्थिति जिले के अंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हाई कोर्ट राज्यों की संस्थाएं हैं और सुप्रीम कोर्ट केंद्र की संस्था है। वो न्यायपालिका का एक ढांचा है जो ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है वो सिस्टम एक ही। ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी केस पे कोई भी निर्णय दे दिया तो पूरे देश के सभी न्यायालयों के लिए वह कानून का काम करेगा, न्यायिक नजीर होगा। अनुच्छेद 129 कहेगा, इस बात को हम लिखाएंगे आज आपको, ठीक है। तो भारत की न्यायपालिका कैसी है? एकहरी। केंद्र में यद्यपि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और हाई कोर्ट कहाँ पाए जाते हैं? हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहाँ पाए जाते हैं? प्रांतों में। लेकिन ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ही अधीनस्थ संस्थाएं हैं, यहां पर अंतर कर लें। प्रांतों में पाई जाने वाली प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं केंद्रीय व्यवस्थापिका की अधीनस्थ संस्थाएं नहीं हैं, समझ गए? वो प्रांत सूची के अपने विषयों पर कानून बना सकती हैं और केंद्रीय व्यवस्थापिका या संसद केंद्र सूची या संघ सूची के विषय पर कानून बनाने में स्वतंत्र है। प्रांतीय व्यवस्थापिका या प्रांतीय विधानमंडल प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बनाने में स्वतंत्र है, वो उसकी कोई दावेदारी में नहीं है केंद्रीय व्यवस्थापिका की में। तो व्यवस्थापिका दोहरी है, प्रांतीय व्यवस्थापिका अपने मुद्दों पर स्वतंत्र है, ठीक है। ऐसे ही प्रांतीय कार्यपालिका केंद्रीय कार्यपालिका से स्वतंत्र है, स्वायत्त है अपने विषयों में। लेकिन ऐसे ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र व स्वायत्त या पृथक नहीं है। यहां तक बात क्लियर? ठीक है। आगे देखें,
सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ रहे थे, न्यायपालिका में हमने सबसे पहली संस्था उठाई थी सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 124(1) मैंने आपको पढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 124(1) क्या कहता है, आप बताइए। 124(1) क्या कहता है? मुझे लगता है शायद छुट्टियां ज़्यादा हो गई हैं तो दिमाग आउट ऑफ रेंज चल रहा है इस समय पे। तो 124(1) बताइए। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय होगा, यहाँ तक बात ठीक है? ठीक है। जो एक मुख्य न्यायाधीश प्लस कुछ अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस कुछ अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। ठीक है जी। जब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो इसमें कितने न्यायाधीश थे? 1 + 7। कितने न्यायाधीश थे? 1 + 7। ठीक है। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 34 हैं, तो वो 1 + 33 हो गए। वर्तमान में 1 + 33 न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान में जो 1 + 33 न्यायाधीश हुए हैं, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? संसद बनती है, संसद करती है। ठीक है, संसद कानून बनाकर करती है। यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, मैंने बड़ा ठोस इस पर ध्यान दिया था पूरी तरीके से। अब बताएं आप कि संसद जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करती है तो कानून बनाकर करती है। तो क्या वह कानून संविधान संशोधन की प्रक्रिया से बनाया जाना आवश्यक है या नहीं है? नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा संसद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करती है। ये लाइन सही है या गलत है? गलत है। संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश कितने होंगे इनकी संख्या का निर्धारण तो संसद ही करेगी, कानून बना के करेगी, लेकिन उसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। ये बात क्लियर भाई? चलिए ठीक है। अनुच्छेद 124 फिर 2 पढ़ा था आपने। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? बिल्कुल साहब, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और वो कितने वर्ष तक पद धारण करेंगे? 65 वर्ष तक पद धारण करेंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और वो 65 वर्ष तक पद धारण करेंगे। अब इसमें नियम ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करेगा तो वह सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश और कुछ राज्य के हाई कोर्टों के न्यायाधीशों से परामर्श करके, जिनको राष्ट्रपति अपने लिए आवश्यक और उचित समझता है, उनसे परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देगा। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या कानून है उसको आप समझिए। जब वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श कर लेता है। कुछ राज्यों के हाई कोर्टों के न्यायाधीशों से भी परामर्श अगर आवश्यक समझता है तो उनसे भी कर लेता है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर देता है। ठीक है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। इस पॉइंट पर गौर करें। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी और मुख्य के अलावा अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है साहब, तो किससे परामर्श? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब CJI मतलब मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। इस पॉइंट पर गौर करो। परामर्श करना क्या है उसके लिए? आवश्यक है। इस अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत ही जो न्यायाधीशों के नियुक्ति की प्रक्रिया है, इसी में एक चीज आ जाएगी बाद में, कॉलेजियम सिस्टम, जो मैंने पिछली क्लास आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है। कॉलेजियम सिस्टम। देखो, इस पे 2 क्लास हो चुकी हैं। एक क्लास में तो मैंने इसको लिखाया था और दूसरी क्लास में मैंने कॉलेजियम सिस्टम को आपको बाकायदा समझाया था। ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम समय के हिसाब से अपने आप व्यवस्थित होने वाली न्यायपालिका की एक व्यवस्था है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है।
संविधान में तो क्या था, संविधान में तो भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, ये वो है जो मैंने अभी आपको बोला है, उसमें कॉलेजियम नाम तो आया नहीं। लेकिन समय के हिसाब से ये जो अन्य न्यायाधीशों से परामर्श जो लेना आवश्यक है, तो ये परामर्श बाध्यकारी है या बाध्यकारी नहीं है, ये कैसा है, इसके संबंध में 4 जजेज केस आए थे। कौन से केस आए थे? जजेज केस आए थे, और उसी में कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया था। ये चीज अपन पढ़ा चुके थे। पहला जजेज केस कब आया? पहला जजेज केस ये लिख चुके हो आप, 1982। इस जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो राष्ट्रपति न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, वो परामर्श कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? अरे पढ़ के ही बता दो, नहीं व्यवस्था बैठ रही तो। बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, समझ गए? तो पहला जो जजेज केस आया है उसमें न्यायपालिका ने निर्णय दिया है, यहां पर गौर करना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, तो आपने 124(2) में कहा है कि यह परामर्श आवश्यक है, समझ गए? मतलब बिना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये परामर्श बाध्यकारी है या केवल सलाहकारी है? आवश्यक तो है, लेकिन बाध्यकारी है या सलाहकारी है, इसके संबंध में न्यायपालिका ने 4 बार निर्णय दिया है। इसको जजेज केस या न्यायिक निर्णय बोला गया है न्यायपालिका के, ठीक है? तो उसमें पहले वाला जो जजेज केस आया है ये आया 1982 में। उसमें न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है, वह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। पहला पॉइंट, ठीक है जी साहब। दूसरा जजेज केस कब आया? 1993। इसमें उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि परामर्श बाध्यकारी है, परामर्श बाध्यकारी है। किसका परामर्श बाध्यकारी है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जो परामर्श करता है, और वो परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अगर राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने से इनकार करता है, तो राष्ट्रपति को उसका स्पष्ट रूप से कारण बताना होगा, स्पष्ट रूप से कारण बताना होगा। तो ये तो राष्ट्रपति के ऊपर बाउंडेशन लगा दी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे भी क्या बाउंडेशन लगा दी कि अगर तुम राष्ट्रपति को परामर्श दे रहे हो, हालांकि तुम्हारा परामर्श बाध्यकारी है, लेकिन जो तुम परामर्श दे रहे हो वो कम से कम 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद ही दिया जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? राष्ट्रपति को भी बाध्य कर दिया कि आपके लिए मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया गया परामर्श बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया में जो परामर्श देते हैं वो क्या है? बाध्यकारी है। लेकिन आपको इसका अगर इनकार करते हो तो कारण बताना पड़ेगा। और वो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसको भी बाध्य कर दिया कि तुम्हारा परामर्श है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी, लेकिन वह कम से कम 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद ही दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेले दोगे और वो काम चल जाएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है। तृतीय जज, अच्छा इसी में दूसरा जो जजेज केस है उसमें ये व्यवस्था जो आई है ना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का परामर्श, मुख्य न्यायाधीश का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, लेकिन वो परामर्श कम से कम 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा परामर्श करने के बाद दिया जाना चाहिए। यही व्यवस्था कॉलेजियम व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्या चीज थी? कॉलेजियम व्यवस्था। अब इसका मतलब समझो। एग्जामिनर पूछेगा कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में कब आई? 1993।
कॉलेजियम व्यवस्था कौन से जजेज केस में, कौन से जजेज केस में अस्तित्व में आई? दूसरे में। कौन से में आई भाई? दूसरे में। और कब अस्तित्व में आई? 1993 में। लेकिन क्या इसमें कॉलेजियम शब्द का प्रयोग किया गया था? नहीं किया गया था। बस ये पकड़ लेना है आपको, कॉलेजियम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है। अब तीसरा जजेज केस आया, तृतीय जजेज केस। ये कब आया है भाई? 1998। इसमें दो बात बनी। कॉलेजियम सिस्टम का विस्तार किया गया। अब इस कॉलेजियम और कॉलेजियम व्यवस्था का नाम कॉलेजियम व्यवस्था पड़ा। कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में कब आई? द्वितीय जजेज केस 93। कॉलेजियम व्यवस्था का नाम कब पड़ा? तृतीय जजेज केस 1998। समझ गए? व्यवस्था अस्तित्व में आई 93 में, नाम पड़ा तृतीय जजेज केस 1998 में। और इसमें कॉलेजियम सिस्टम का विस्तार किया गया। कॉलेजियम व्यवस्था का क्या किया गया है? विस्तार। अब इसमें क्या रख दिए भाई? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य कैसे? वरिष्ठ न्यायाधीश। तो बस ये सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर, कॉलेजियम सिस्टम कब अस्तित्व में आया? 1993। कॉलेजियम व्यवस्था का नामकरण कब हुआ? 1998। कॉलेजियम व्यवस्था में क्या शामिल है? एक भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। ये बात समझ में आ गई? इनका परामर्श राष्ट्रपति के लिए क्या हो जाएगा? बाध्यकारी हो जाएगा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो परामर्श देगा वो कम से कम 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद देगा। विस्तार कर दिया कॉलेजियम व्यवस्था का। ठीक है। अगर वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श किए बिना ही मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को कोई परामर्श दे देता है, तो राष्ट्रपति को परामर्श कैसे दिया जाता है? वो दिया जाता है विधि मंत्रालय, भारत सरकार, वहां से फिर वो जाता है राष्ट्रपति ऑफिस के पास। तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा अगर अन्य न्यायाधीशों से डिस्कस किए बिना दे दिया गया। तो समझ गए कि नहीं समझे? तो दोनों पे ही इसमें बाध्यता है। राष्ट्रपति पे तो ये बाध्यता है कि आप परामर्श को मानोगे। ठीक है। राष्ट्रपति मानने से कब इनकार कर सकता है? जब अन्य न्यायाधीशों से डिस्कस करने के बिना ही उसको दे दिया जाए। और उनको उसके पास क्या बाध्यता है? किसके पास? राष्ट्रपति तो क्या है, मानेगा, लेकिन इसके पास बाध्यता यह है कि अन्यों से डिस्कस करने के बाद ही इसको जारी करोगे। ठीक है। तो ये कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। अब इसके बाद चतुर्थ जजेज केस कब आता है? हाँ उस ठीक है, मुझे पता है वो आप क्या बोल रहे हो। आप वो 1993 वाले में बोल रहे हो कि मानने के लिए बाध्य, अगर उसको क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ, वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है। हाँ नहीं, उसमें क्या है कि एक बार उस सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज देता है वहां पे, लेकिन अगर दूसरी बार वो वहां से वापस कॉलेजियम उसको वापस पारित करके भेज देगा तो फिर राष्ट्रपति उस सलाह को मानेगा। एक बार भेज देता है। हाँ अब आप इधर देखिए, 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 99वें संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था। ये सारा डिटेल से पढ़ा चुका हूं मैं पिछली क्लास में, समझ गए? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन क्यों किया था? कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को जो कॉलेजियम सलाह देता है या परामर्श देता है उसमें केवल 4 जज होते हैं और न्यायपालिका ही होती है। तो न्यायपालिका की नियुक्ति की जानी है और सलाह भी केवल किसकी है? न्यायपालिका की। तो यहाँ पे थोड़ा निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव होता है, ऐसा माना गया है कुछ लोगों के द्वारा कि कुछ परिवार ही हैं जिन्हीं में से जज बनते हैं, वो अपनी सिफारिशें भेजते रहते हैं। तो प्रक्रिया को न्यायपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने सोचा कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया जाए। और ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ये इसकी सिफारिश किसमें और थी? संविधान समीक्षा आयोग में भी थी। भारतीय संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन हुआ था
कि भारतीय संविधान कितना सफल रहा है, सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या और इसमें कोई कमी है तो इसमें क्या संशोधन किए जाने चाहिए। उसके लिए संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ था। उस संविधान समीक्षा आयोग ने भी ये रिपोर्ट दी थी कि न्यायपालिका में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए कॉलेजियम सिस्टम की बजाय एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए, न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उसकी रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो 99वां संविधान संशोधन 2014 सरकार ने कर दिया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया। अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अपने आप में कैसा आयोग था? संवैधानिक आयोग था। संविधान के कौन से अनुच्छेदों में इसका स्थान था बताओ? अरे लिखाया हुआ है, आराम से तसल्ली से देख के बता दो। थोड़ा सा अपने दिमाग को फोकस कर लो नोट्स पे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 6 सदस्यीय है। हालांकि अब इसको निरसन कर दिया गया है, टेंशन भी मत लेना, पेपर में भी सवाल नहीं बनेगा, पर मैं तो तुम्हारी पुरानी मेमोरी चेक करना चाह रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। उसमें तुमने ये पढ़ा था ना कि मुख्य न्यायाधीश होगा, 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, विधि विशेषज्ञ होंगे, एक विधि मंत्री होगा। तो विधि मंत्री मतलब कार्यपालिका का व्यक्ति हो गया, सरकार की एंट्री हो गई। तो ये 6 सदस्यीय जब बनता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो ये अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति के लिए, फिर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में एक व्यक्ति आया था, विधि मंत्री, विधि या कानून मंत्री। एक तो उसमें आया था मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, एक विधि मंत्री हो गया, इसके अलावा 2 विधि विशेषज्ञ हो गए। और इन विधि विशेषज्ञों की नियुक्ति एक समिति के द्वारा हो रही थी। उस समिति में कौन था? मुख्य न्यायाधीश, 3 आदमी थे, एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, एक कौन हो गया? प्रधानमंत्री, एक कौन हो गया? विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 2 विधि विशेषज्ञ आएंगे, एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा, 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे और एक विधि मंत्री हो गया, 4 और 2 विधि विशेषज्ञ। विधि विशेषज्ञों को चुनने के लिए एक समिति होगी। उस समिति में कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा और मुख्य न्यायाधीश होगा। तो इसमें एक किरदार पर आप गौर करिए कि विधि मंत्री आ गया। अब विधि मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य है। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर कौन चुने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश चुने जाएंगे। तो जब इसकी रिपोर्ट के आधार पर चुने जाएंगे तो सरकार की या कार्यपालिका की एंट्री हो गई कि नहीं होगी? न्यायपालिका के मामले में हो गई। ये चीज न्यायाधीशों को पसंद नहीं आई या न्यायपालिका को पसंद नहीं आई। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था का अंत किया गया और एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना दिया गया। और नई व्यवस्था आई कि अब कॉलेजियम सिस्टम की रिपोर्ट के आधार की बजाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा। समझ गए? लेकिन राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग में कौन शामिल हो गया था? विधि मंत्री। विधि मंत्री मतलब सरकार का आदमी शामिल हो गया है। तो न्यायपालिका को टेंशन हो गई। तो क्योंकि न्यायपालिका में सरकारी हस्तक्षेप या कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो न्यायपालिका ने फिर अगला निर्णय दिया, चतुर्थ जजेज केस, जजेज केस 2015, इसके द्वारा सबसे पहले तो इसको रद्द कर दिया। 99 में संविधान संशोधन 2014 को रद्द, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द असंवैधानिक। तो ये तो चैप्टर ही क्लोज हो गया पूरी तरीके से। अगर ये होता तो तुमको डिटेल पढ़नी पड़ती। फिर न्यायपालिका ने अपना क्या निर्णय दिया? कॉलेजियम व्यवस्था को दोबारा बहाल कर दिया और न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि वह कॉलेजियम व्यवस्था जिसको कि 99 में संविधान संशोधन 2014 के द्वारा सरकार ने समाप्त कर दिया था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया था, वह कॉलेजियम व्यवस्था संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। न्यायपालिका ने निर्णय दिया भाई संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।
और इस कॉलेजियम व्यवस्था को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। तो क्या था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आया था, उसके द्वारा न्यायाधीशों के नियुक्ति और उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन हो रहा था, ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? और एक सीक्वेंस है इसका पूरा, ये आपको आना चाहिए। अगर एग्जामिनर पेपर को टफ सेट करता है आरएएस के लेवल पे, आईएएस के लेवल पे, या नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, बड़ी परीक्षाओं में, तो सवाल डेप्थ में जाएगा। वरना नॉर्मल सवाल क्या जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कॉलेजियम व्यवस्था कब अस्तित्व में आई, कॉलेजियम व्यवस्था में क्या होता है, न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कौन से संविधान संशोधन से हुआ था। और अगर टफ पेपर सेट करेगा तो कौन से जजेज केस के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द किया था न्यायपालिका ने। चतुर्थ, कौन से जजेज केस में कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई थी? सेकंड 1993। कौन से जजेज केस के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था का विस्तार हुआ था? कौन से जजेज केस में कॉलेजियम शब्द आया था? 98, तृतीय में आया था शब्द। व्यवस्था अस्तित्व में 93 में आई है, शब्द 98 में आया। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस है। तो ये रहा आपका अनुच्छेद 124(2). हमारी पिछली क्लास में हम यहां तक समझ चुके थे। ठीक है, अब लिख तो आप आगे तक चुके हैं, अब पढ़िए आप अनुच्छेद 124(3) आगे, यहां से आगे आज देखिए। हाँ भाई, 124(2) में ही है, 65 वर्ष तक न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, ये सब मैं बता चुका। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कब तक पद धारण करेंगे? 65 वर्ष तक पद धारण करेंगे। ठीक है, आगे देखिए 124(3), उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अर्हता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अर्हता। हाँ भाई, अगर कोई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनता है तो उसके लिए अर्हता क्या है? अर्हता या पात्रता क्या है? भारत का नागरिक हो, ये तो होगी। नागरिक हो तथा पहली क्या है? कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय, चाहे तो एक उच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालयों, यहां पे गौर करिए, कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का, या ऐसा हो सकता है 2 वर्ष इस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा है, 2 वर्ष इस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा है, 1 वर्ष किसी और में रहा है। कुल मिला के 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, ठीक है साहब। फिर आ रहा है या, इस शब्द पर गौर करना। दूसरा, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब वकालत का कार्य किया हो। और कहां पर किया हो ये वकालत का कार्य? वापस इसी जगह पे, उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता का कार्य किया हो। या तो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता का कार्य किया हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। इस पॉइंट पर गौर करो। सबसे पहले तो आप बताओगे यहाँ या का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए ये तीनों शर्तें होना आवश्यक है क्या? इनमें से कोई सी भी एक। भाई या तो 5 वर्ष तक
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, या कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, और या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। भारत का नागरिक होने के साथ अगर इनमें से एक कंडीशन है तो फिर वे राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो एग्जामिनर आपसे सवाल क्या पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता या अर्हता आवश्यक है या नहीं है। इन तीनों को दे देगा, फिर वो सवाल कैसे भी करेगा। और अगर ये सवाल पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक पात्रता या अर्हता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, 124(1), 124(2), 124(3), 124(4, क्या उत्तर आएगा? 124(3), करेक्ट। अब आया अगला 124(4), बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना। पद से हटाने का प्रावधान। हालांकि इस पर एक चीज मानियो है तो ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की, जो अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी सेम है। लेकिन जो अनुच्छेद 124(4) में है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो यही गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है किस आधार पर? किस आधार पर? साबित कदाचार। इन शब्दों को पकड़ना, एक की पॉइंट होते हैं, पेपर में आते हैं। और असमर्थता, या और कह लो या कह लो असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने या बर्खास्त करना का जो प्रावधान है वो कौन से, किन आधारों पर है? साबित कदाचार के आधार पर हटा दिया जाएगा या असमर्थता के आधार पर हटा दिया जाएगा। ठीक है, पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो संसद के दोनों ही सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब ये होता है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को समझो। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत संसद के किस सदन में होती है? पहला सवाल बताइए, शुरुआत संसद के किस सदन में होती है? नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत लो, वो तो कभी मत मारो, नेगेटिव मार्किंग के एग्जाम होते हैं ना आजकल, कठिन और आ रहे हैं पेपर। ठीक है, तो इन न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत दोनों में से किसी भी सदन में हो सकती है। ठीक है, लोकसभा में तो कम से कम 100 सदस्य, लोकसभा में तो 100 सदस्य, और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य। राज्यसभा में कितने? 50 सदस्य ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने करते हैं? 100 सदस्य ऐसा प्रस्ताव लेके आएंगे। राज्यसभा में कितने लेके आएंगे? 50 सदस्य ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। फिर न्यायाधीश की जांच करने के लिए वह सदन कमेटी बना देगा। वह कमेटी उसके न्यायाधीशों के आरोपों की जांच करेगी, फिर उसी सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिस सदन में ऐसा आरोप आया है। फिर उसके बाद वोटिंग होगा और दोनों ही सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाए, विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। कैसे बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत क्या होता है? कुल संख्या का 2/3, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3। विशेष बहुमत से अगर यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से अलग अलग पारित हो जाए। अब यहां पे देखो ट्विस्ट है, प्रस्ताव दोनों सदनों से अलग अलग पारित होने के बाद संसद के उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास भी पहुंचना चाहिए। समझ गए? तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को बर्खास्त कर देगा।
और अगर संसद से तो विशेष बहुमत से पारित हो गया, लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचा और उससे पहले अगर संसद का सत्रावसान हो गया तो फिर वो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, बिल्कुल दोबारा लाना पड़ेगा। उसी सत्र में एक झटके के अंदर काम होना चाहिए। कुल मिला के जब हटेगा न्यायाधीश कि जिस सत्र में उसको पद से हटाने का प्रस्ताव संसद में आया है, किसी भी सदन में आया है, 100 सदस्य, कम से कम 100 सदस्य लोकसभा में, कम से कम 50 सदस्य राज्यसभा में लेकर आते हैं, ठीक है। फिर उस न्यायाधीश के आरोपों की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित होगी, न्यायाधीशों की कमेटी गठित होगी, वह उसके आरोपों की जांच करेगी। जांच करने के बाद वह संबंधित सदन को ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। फिर उस सदन में बहस होगा, उस पर बहस होने के बाद फिर मतदान होगा। मतदान की प्रक्रिया दोनों सदनों में अलग अलग गुजरनी चाहिए और 2/3 बहुमत उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का मतलब विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास भी जाना चाहिए, फिर राष्ट्रपति उसको बर्खास्त करेगा। नहीं आई बात समझ में? तब हटेगा भाई वो। अब इतनी डिटेल शायद आपसे एग्जामिनर नहीं पूछे, लेकिन 2-3 सवाल जरूर पूछेगा। इस मुद्दे पर सवाल क्या बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 124(4) फिक्स याद करना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथमतः अनिवार्य रूप से लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। सही है, गलत है? दोनों सदनों में प्रस्तुत हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? विशेष बहुमत, अलग अलग दोनों सदनों से। तत्पश्चात उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास भी प्रस्तुत होना चाहिए। होने पर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को बर्खास्त कर देगा। बात समझ में आ गई? किसका समय डिसाइड नहीं है, उम्र है 65 वर्ष, कार्यकाल में समय डिसाइड नहीं है, उम्र 65 वर्ष उसी सत्र में, ठीक है भाई। कौन से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जिनको सबसे पहले इस प्रकार का प्रस्ताव आया था? करेक्ट आंसर, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे बी रामास्वामी। इनके खिलाफ सबसे पहले यह प्रस्ताव आया था। लेकिन ये स्टोरी मैंने आपको पिछली क्लास में बताई है कि जो बी रामास्वामी थे ये यद्यपि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, तब इन पर अनियमितता का आरोप लगा था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश की हैसियत से आरोप आया था, लेकिन आरोप आया था तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन चुके थे। तो उस समय पे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं जब उनको पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रस्ताव आया है। लेकिन वो जो प्रस्ताव आया है वो पद पे कहाँ पे उन्होंने अनियमितता की थी? जब वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। समझ गए? तो काम तो किया था उन्होंने हाई कोर्ट के न्यायाधीश की हैसियत से, जिसके खिलाफ ये प्रस्ताव आया, लेकिन प्रस्ताव आया उस समय तक वो कहाँ पे थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। इसलिए जब कभी भी आप किताबों में पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे सबसे पहले ऐसा प्रस्ताव बी रामास्वामी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, उनके खिलाफ आया था। फिर पेपर में आया कि वो सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन से थे जिनके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आया। तो वी रामास्वामी के नाम पर लोगों में असमंजस, क्यों किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामास्वामी के खिलाफ आया। जब कभी भी इस प्रस्ताव को पढ़ते थे सारी किताबों में लिखा हुआ था सबसे पहले ऐसा प्रस्ताव पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश वी रामास्वामी के खिलाफ आया था। लाइन ये भी सही थी, लाइन वो भी सही थी। कन्फ्यूजन क्या था कि आया उस समय पे है जब वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन आया किस लिए है? जब उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कोई अनियमितता की है। बात समझ में आ गई? अब अगला सवाल आएगा कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कौन से न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ ये प्रस्ताव आया? बी रामास्वामी के खिलाफ तो पारित ही नहीं हुआ। फिर पीडी दिनकरण कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उनके खिलाफ भी आया, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सौमित्र सेन कलकत्ता हाईकोर्ट बंगाल हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उनके खिलाफ आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ ये प्रस्ताव आया? दीपक मिश्रा। लेकिन राज्यसभा में प्रस्तुत किया था तो राज्यसभा के जो सभापति थे उसी ने उसको खारिज कर दिया कि प्रक्रिया कोई फॉलो नहीं किया गया था उसको पारित होने के पहले, कि पहले ही सार्वजनिक कर दिया गया है उसको। फिर दूसरी बार विपक्ष लेके ही नहीं आया था। चलो भैया, आपका अनुच्छेद 124(4) हो गया।
अब 124(6) में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए शपथ का प्रावधान। 124(6) क्या चीज है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ। किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। सिंपल सवाल जाएगा इस पर, और 2 सवाल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। कौन से अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? ठीक है। 124(7) ये कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसने जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो। सुप्रीम कोर्ट का क्या रह चुका हो भाई? न्यायाधीश रह चुका हो। कोई सा भी न्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय में, देश के किसी भी न्यायालय में वकालत का कार्य नहीं करेगा। ये लो जी, वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका है वो देश के किसी भी न्यायालय में वकालत का कार्य नहीं करेगा। ठीक है सर। अनुच्छेद 125 बताओ क्या है? बिल्कुल। कौन निर्धारित करेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संसद विधि बनाकर निर्धारित करेगी। विधि बनाकर। और इनमें उनके पूरे कार्यकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन हो सकता है क्या? अलाभकारी क्या होता है? जो लाभ नहीं दे। मतलब भाई आज तो आपकी तनख्वाह साहब 3.5 लाख रुपए, लेकिन अगले महीने से 2.5 लाख ही रहेगी आपकी। ऐसा हो जाएगा क्या? कम नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी। कंट्री में कम का तो कोई सवाल ही नहीं। जो कुछ भी होता है क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब जैसे चुनाव भी हो गया भाई राजस्थान में आपके में, तो सरकारी कर्मचारियों का कलेजा थम गया जब ओल्ड पेंशन की बात आई कि वैसे तो कोई कह रहा है हम इसको वोट देंगे, इसको वोट देंगे, लेकिन अखबार में वो झन्नाटेदार स्कीम है। जब सुबह सुबह जगह कोई आदमी और अखबार में पढ़े, ध्यान रहे यह चुनाव ओपीएस बनाम ओपीएस खत्म करने वालों के बीच है। तो ओपीएस किसने दिया? कांग्रेस ने। और ओपीएस का कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के लिए। तो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर या बड़े बड़े पदों पे जो बैठे हुए हैं, जिनको 2.5-2.5 3-3 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, भले ही वो बीजेपी का वोट देना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही सामने आ जाता है ना कि भाई एक तरफ तो रिटायरमेंट होने के बाद 1.25 लाख और 1.5 लाख मिलेगी। मैंने तो खैर अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलगों को दिया है, मैं किसी एक के साथ बांधा हुआ नहीं हूँ। ठीक है, आदमी के हिसाब से देता हूँ मैं तो। नहीं, वोट तो मेरा एक ही है, मैंने तो एक ही जगह दिया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि निर्णय मतलब आदमी या मतदाता इस कदर फंसा हुआ है कि इस पार्टी को उठाने से ये बेनिफिट है, ये नुकसान है, दूसरी को उठाने से ये बेनिफिट है और ये नुकसान है। चलो खैर, मैंने किसको दिया है? सबसे पहले तो आपको पता है कि भारत में मतदान गुप्त है। ऐसे नहीं पूछते किसी से कि आपने किसको दिया है। मेरा कैंडिडेट अलवर शहर में जीत जाएगा। रामगढ़ में थोड़ा खिंचाव में है, हालांकि हल्का 21 ही है, निकल जाना चाहिए। और जुबेर खान जी निकल जाना चाहिए। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनको करवाया है, मेरे वैसे विचार हैं, मतलब ठीक है। मैं तटस्थ हूँ, स्वतंत्र भारत का एक नागरिक जो गुप्त मतदान में विश्वास करता हूँ। ऐसा ही सभी को करना चाहिए। चलिए भाई, तो कुल मिला के हम अनुच्छेद 125 पढ़ चुके हैं। इसके बाद अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। हाँ जी, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति
मुख्य न्यायमूर्ति, देखो पहले तो आप मुख्य न्यायमूर्ति कह लो या मुख्य न्यायाधीश कह लो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान, पहले तो सीधे हेडिंग पकड़ा करो कि ये वाली हेडिंग कौन से अनुच्छेद में, फिर उसकी डिटेल पे जाया करो। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए अनुपस्थित हो जाए, बीमार हो जाए, कहाँ पे कहीं लंदन घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए चला जाए, या बाई चांस और किसी कारण से अनुपस्थित हो जाए, तो जब तक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं होता तब तक उसके कार्यों का निर्वहन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों में से ही किसी एक न्यायाधीश को क्या बना दिया जाता है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति बना दिया जाता है भाई। ठीक है, तो कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों में से किसी एक न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 में देखिए भाई, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। सबसे पहले तो हेडिंग अपन को याद होनी चाहिए, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। तो पहला सवाल तो एग्जामिनर यहीं टिकाएगा, इस शब्द की पॉइंट है, यहां पे जाएगा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, पढ़ो, अपना डिटेल पढ़ो, पहले तुक्के मत मारो, लिखा पड़ा है तुम्हारे पास मटेरियल, अनुच्छेद 127 को पूरा पढ़ो, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। देखो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट के सत्र को चालू करने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति या सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति ना हो, सरल भाषा में समझो कि मान लो सुप्रीम कोर्ट का सत्र चालू रखना है और न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है, अरे लड़की समझ ले, फिर नहीं आएगा दिमाग में, सुप्रीम कोर्ट का सत्र चालू रखना है और न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है। ठीक है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, सबसे पहले तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI जब मैं लिखूं तो इसका मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कहां का, इंडिया का। तो जो कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। कब करता है, जब सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति ना हो, न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना हो, समझ गए, न्यायाधीशों की, जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना हो। कब गणपूर्ति ना हो, जब सुप्रीम कोर्ट का सत्र चलाना हो, उस समय न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना हो, मतलब न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है। ठीक है, तब कुछ न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, लेकिन उससे पहले क्या कर लेता है वो, राष्ट्रपति से पूर्व सहमति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से मुख्य न्यायाधीश। देखो पहले तो सरल भाषा में सुन लो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पर कसेंगे बात को। मान लो सुप्रीम कोर्ट का सत्र चालू रखना है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है, गणपूर्ति नहीं हो रही है, तो फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति ले लेगा कि सब न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है, हमको कुछ न्यायाधीश तदर्थ रूप से नियुक्त करने हैं। तदर्थ का मतलब है वो फिक्स्ड न्यायाधीश नहीं है, उनको टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, कहां से लाएंगे भाई, हाई कोर्टों से लाएंगे, और कहां से लाएंगे, तो अच्छा जिस हाई कोर्ट से न्यायाधीश लाएंगे उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी फिर वो सलाह करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जैसे मान लो राजस्थान हाई कोर्ट से उसको पता है कि यार यहाँ पे संख्या ठीक ठाक है, तो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछेगा कि आपके यहाँ पे 50 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं और 48 भरे पर हैं, तो ऐसा करो हमें 3 ऐसे न्यायाधीश चाहिए कुछ समय के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में काम संभाल लें। जब वो राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये कंसेंट दे देगा कि ठीक है साहब ले जाओ हम काम चला लेंगे,
पहले मुख्य न्यायाधीश से कंसल्ट करना पड़ेगा संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के से, समझ गए? डायरेक्ट नहीं उठा लेगा। वैसे ही उसने भी कंसेंट दे दिया कि ठीक है ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं हमारे यहां पे है, तो फिर क्या किसी 3 को भी ले लेगा क्या? ना, उसी 3 को लेगा जो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की पात्रता या अर्हता रखते हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाए, भले ही वो हाई कोर्ट में। ये ठीक है से इसको इस तरीके से जानो कि गांव के स्कूल में 10वीं गणित पढ़ाने की सीट खाली है, अब गणित का मास्टर चाहिए, तो एडॉक नियुक्ति, तदर्थ नियुक्ति, गेस्ट फैकल्टी लगाई जाती है ना। तो उसमें यही पूछा जाता है कि यार जो बीएससी बीएड हो कोई लड़का वो बुला लो भाई, या लड़की हो उसको बुला लो, कुछ पैसे दे देंगे। जिस सीट का कार्य संचालित करना है उस सीट को प्राप्त करने की अर्हता या पात्रता होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान सब जगह पे ही रखा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी रखा जाता है कि बुला तो चाहे हाई कोर्ट से लो, लेकिन हाई कोर्ट में भी 40-48 बैठे हैं, उनमें से उन्हीं को बुलाओ जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता उस समय पे रख रहे हैं। बात आ गई समझ में? इसको तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। ये तदर्थ न्यायाधीश वेतन, भत्ते और सुविधाएं तो वैसे ही प्राप्त करेंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब फिक्स्ड या स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है तो उनको वापस भेज दिया जाता है। तो यहां पर सवाल क्या बनेगा वो समझो, समझिए। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? पहला सवाल और सिंपल सवाल। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यहां हमेशा ध्यान रखना, 2 ऑप्शन आपके सामने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोबारा सुन लो, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर। सही है गलत है? गलत। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर। ये सही है गलत है? यही सही है, पूर्व अनुमति लेकर। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर। जब ये दोनों ऑप्शन एक झटके में आपके सामने होते हैं ना, और तुरंत रिवीजन किया हुआ नहीं होता 1-2-3 दिन पहले, तो माथा घूम जाता है पेपर में कि यार ये करें कि ये करें। तो ये वो चीजें हैं कि जब आप पेपर को देने जाओ तो उससे 1 दिन पहले ये रिवीजन का डिमांड करते हैं। इसलिए इस टॉपिक के ऊपर हल्का इशारा भी कर दिया जाता है कि 1 दिन पहले रिवीजन जरूर करें, ठीक है। या अपना जो इंडेक्स तैयार किया जाता है ना, इंडेक्स का मेरा मतलब है कि हर व्यक्ति की परीक्षा को करेक्ट करने की एक रणनीति होती है, मेरी तो है। मैं क्या करता हूं कि पहले तो पूरी विषय वस्तु को पढ़ता हूं, पढ़नी चाहिए भी, ठीक है। उस विषय वस्तु को पढ़ते पढ़ते मुझे ये आइडिया हो जाता है कि यार कौन सी चीज तो ऐसी है कि जो पेपर से 8 दिन पहले भी पढ़ी हुई है तो भी काम चल जाएगा, और कौन सी चीज ऐसी है जिसमें फैक्ट ज्यादा है, रटने का मामला ज्यादा, भाई ये तो 1 दिन पहले भी रिवीजन में आनी चाहिए। तो मैं उन टॉपिक को पहले ही लिखता चलता हूँ एक अलग पन्ने पे कि भाई पेपर से 1 दिन पहले कम से कम ये टॉपिक तो एक रिवीजन और मारता है। अनुच्छेद, अनुसूचियां, संविधान संशोधन, ये वो, इनमें से डायरेक्ट सवाल जाते हैं। तो मैं हर टॉपिक पे जो भी होता है मैं लिख लेता हूँ। पते लगे मुझे जैसे 35 टॉपिक है तो मुझे उसमें से 5 टॉपिक ऐसे निकले, 6 टॉपिक ऐसे निकले कि जो 1 दिन पहले का रिवीजन मारेंगे। उन टॉपिकों में भी से भी खास जो सब टॉपिक है खाली उसको लिख लिया जाता है कि इन चीजों में जरूर फेल लेना। तो मैं अपने सिलेबस को पेपर से 1 दिन पहले नहीं, पेपर से 2 दिन पहले खत्म करता हूं कि लास्ट के दिन सिर्फ वो जो इंडेक्स है 5-7 चीजें हैं जो ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे में हो जाएंगी, बस उनको छोड़ो, बाकी 2 दिन पहले सिलेबस को पूरा करो। 2 दिन पहले टारगेट लोगे ना, जब भी 1 दिन पहले तक वो खिंच खिंच के चला जाएगा। लास्ट में फिर उनको 2-3 घंटे में बस उस इंडेक्स वाली चीजों को कर लो, और फिर फ्री माइंड से सो चक्कर रात को, अगले दिन बिल्कुल फ्रेश माइंड से पेपर में जाओ और विजेता भाव से उतरो उसमें। अब मैंने सब कुछ कर रखा है, अब कोई नहीं है टक्कर में, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए जब परीक्षा जाती है। ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट और परीक्षा को क्रैक करने की रणनीति, ये मेरा अगला ऑडियो आएगा, क्योंकि परीक्षा को क्रैक करने के लिए ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट चाहिए। वो ज्यादा प्रतिभावान नहीं थे इस वर्ल्ड कप में भारत से, लेकिन एक माइंड सेट है, तो एक कंप्यूटर को उनसे सीखना चाहिए। एक बड़ी सिमिलर है, काफी चीजें बताऊंगा मैं अपने वीडियो में, वो तो छोड़ो, पहले तो यहाँ पे आते हैं। तदर्थ न्यायाधीश हो गया आपका, ठीक है। अनुच्छेद 128 देखो, बस यहीं तक लिखाया था, इसी पे खत्म करेंगे आज की क्लास। अनुच्छेद 128, सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान।
हाँ जी, सिंपल सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 128 में। ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और किससे पूर्व सहमति लेकर करेगा? राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेकर करेगा भाई। ठीक है, सवाल तो आएंगे ये दो खाली तुम्हारे लिए, एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, और ये की पॉइंट है, इसको पकड़ लो। सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 128 में। सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर करता है। तो ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो समझो। मान लो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है, कम पड़ रही है, तो पहला ऑप्शन भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेगा और संबंधित राज्यों के हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर वहां से जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं और एक्सेस में है, एक्सेस का मेरा मतलब है कि उनका काम चल रहा है, वो कुछ समय के लिए भेज सकते हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में रख लेगा कुछ समय के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में, काम चल जाएगा। लेकिन मान लो उसने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया कि भाई हमें कुछ न्यायाधीश चाहिए, और उन्होंने कह दिया सर हमारे यहाँ पे कम पड़ रहे हैं। दूसरे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कॉन्टेक्ट किया, उसने कह दिया साहब हमारे यहाँ पे भी केस पेंडिंग में, न्यायाधीश कम है। 3-4 जगह किया कि साहब न्यायाधीश ही नियुक्ति नहीं कर रही, सरकार नियुक्ति नहीं कर रही, कम पड़ रहे हैं, ना मिले भाई, तो फिर क्या होगा? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुलाया जाए। स्कूलों में भी तो होता है, सरकारियों में रिटायर्ड जो टीचर हो जाते हैं उनको भी नियुक्त कर दिया जाता है सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, सेवानिवृत्त बुला लो। अब सेवानिवृत्त में भी एक लॉजिक है, कहां से बुलाएं? कि अगर सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुआ है उसको तो डायरेक्ट ही बुला लो, क्योंकि वो तो योग्यता रखता था सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए से कांटेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, साहब मेरी कोई इच्छा नहीं जाने की, मुश्किल से प्राण बचा के आया हूं, अब तो मैं आराम लूंगा, आनंद लूंगा, अपने जीवन का सुख भोगूंगा, 2-4 ही साल का जीवन और बचा है, रिटायर्ड हर्ट 65 पे चले गए, हारी बीमारी हो गई, विदेशों में बच्चे सेट हैं वहां चले गए, और भी कुछ अपने निजी आध्यात्मिक जीवन में चले गए, भाई 2-4 साल बाद मर तो रहे ही हैं, कोई पुण्य वुण्य मिल जाए, कुछ पढ़ लें धार्मिक किताबों को, कहीं पे भी चले गए, उन्होंने मना कर दिया। या 10 की जरूरत है, 2 आ गए, बचे और रह गए, तो सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुआ को तो डायरेक्ट ले सकता है। लेकिन मान लो वहां से पार नहीं पड़ी, तो अब कहां से लेंगे? हाई कोर्ट से सेवानिवृत्तों को पकड़ो। लेकिन यहां लॉजिक है कि हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए केवल उन्हीं न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है जो सेवानिवृत्ति के समय हाई कोर्ट का, जो सेवानिवृत्ति के समय, हाई कोर्ट से सेवानिवृत्ति के समय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते थे, भले ही वो अपने जीवन में ना बने हों, लेकिन योग्यता तो रखते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? उन्हीं हाई कोर्ट के सेवानिवृत्तों को लिया जाएगा, सभी को नहीं लिया जाएगा। आगे बात समझ में भाई? तो यहीं तक हमने आपको लास्ट क्लास में लिखाया था, आज ये पूरा समझा दिया है। और जिन बच्चों ने नहीं लिखा है तो वो ये वीडियो बड़े आराम से सुन के भी सारे नोट्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।